परम आदरणीय श्री गुरु जी के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारी आज की वीडियो में सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की वीडियो में। और ये एलएलबी या बीए एलएलबी के छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे आज के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो है वाद पत्र किसे कहते हैं, यानी कि जो हमारा प्लेंट है वो क्या होता है। यानी आज हमने बात करनी है वाद पत्र के बारे में। वाद पत्र दोस्तों न्यायालय में पेश किया जाता है वादी की तरफ से। ठीक है, तो जानते हैं सबसे पहले वाद पत्र क्या होता है। आइए स्लाइड की ओर। वाद पत्र का अर्थ। वाद पत्र वादी द्वारा न्यायालय में पेश किया गया वह लेख होता है जिसमें उन तथ्यों को कथन करना होता है जिनके आधार पर वह न्यायालय से अनुतोष की मांग करता है। वास्तव में वाद पत्र ही वाद की वह आधारशिला होती है जिस पर वादी अपने मामले की इमारत खड़ी करता है। यदि बुनियाद मजबूत है तो उस पर हर प्रकार की इमारत खड़ी की जा सकती है। अतः वाद पत्र को पुष्ट और योग्य होना चाहिए। तो दोस्तों जो वाद पत्र है इससे आपको समझ में आया होगा वाद पत्र क्या है। वाद पत्र जो है न्यायालय में पेश किया गया एक लेख होता है जो बताता है कि वो कौन कौन से तथ्य हैं जिनके आधार पर वाद पेश किया गया है, जिनके आधार पर अनुतोष की मांग की जा रही है। तो ये हमारा वाद पत्र होता है। वाद पत्र को बताया गया है कि ये एक तरीके से इमारत की नींव होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो वाद पत्र के अंदर अंतर वस्तुएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। आइए स्लाइड की ओर। वाद पत्र की अंतर वस्तुएं। आदेश 7 और नियम 1, 5, 7, 8 के अनुसार वाद पत्र की कुछ एक अंतर वस्तुएं होती हैं, कुछ एक विशिष्टियां होती हैं जो आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आती है उस न्यायालय का नाम जिसमें वाद प्रस्तुत किया जाना है। उसके बाद आता है वादी का नाम, वादी के पिता का नाम, आयु, व्यवसाय और निवास स्थान। तीसरे नंबर पे दोस्तों लिखा जाता है प्रतिवादी का नाम, पिता का नाम, आयु, व्यवसाय एवं निवास स्थान। ये सभी इसी क्रम में आपने लिखने हैं जिस क्रम में बताया जा रहा है। यदि वादी अथवा प्रतिवादी में से कोई आवश्यक, अवयस्क या मूढ़ है तो इस आशय का कथन, यानी कि कोई 18 वर्ष से कम का है तो इस आशय के कथन को प्रस्तुत करना होता है। देन वे तथ्य जिनसे वाद हेतु यानी कि कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न होता है, यानी कि वाद का कारण उत्पन्न होता है, ऐसे उत्पन्न होने का समय। और नंबर 6 पॉइंट में आता है कि यह दिखाने वाला तथ्य कि न्यायालय को वाद सुनने का क्षेत्र अधिकार है, यानी न्यायालय को क्षेत्र अधिकार, जो वाद सुनने का जो क्षेत्र अधिकार है या नहीं। देन 7 पॉइंट में आता है कि वह अनुतोष या तो साधारण या वैकल्पिक रूप में जिसका वादी दावा करता है, यानी कि अनुतोष जो होता है या तो साधारण रूप में आना चाहिए या वैकल्पिक रूप में जिसका दावा किया जा रहा है। देन नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा नंबर 8, क्षेत्राधिकारी और न्यायालय शुल्क का कथन। जो क्षेत्राधिकारी और न्यायालय शुल्क का कथन होता है आदेश 7 और नियम नंबर 1 के अंदर में आता है। नंबर 9 हमारा होता है यह कथन कि प्रतिवादी वाद की विषय वस्तु में हित रखता है तथा वह वादी की मांगों का उत्तर देने में आहूत किए जाने के लिए उत्तरदायी है। कहने का मतलब जो कथन है वो प्रतिवादी की विषय वस्तु में हित रखता है या नहीं रखता है, और वादी की जो मांग है उनका उत्तर देने के लिए जो क्वेश्चंस है वे उचित है या नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हम ये पढ़ा है, ये जाना है कि जो वाद के अंदर में अंतर वस्तुएं होती हैं, विशिष्टियां होती हैं, वो क्या क्या होती हैं। अब कुछ एक चीजें हमने और जाननी है, जैसे कि वाद पत्र में अंकित की जाने वाली अतिरिक्त प्रविष्टियां भी होती हैं। जो इन सब के अलावा अतिरिक्त प्रविष्टियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं वाद पत्र में जो अंकित की जाने वाली अतिरिक्त विशिष्टियां हैं उनकी ओर। आइए सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम धन संपत्ति वाद में। जो धन से संबंधित वाद होते हैं उन वाद में क्या होता है। देखिए जहां वादी वाद दायर करना चाहता है वहां वाद पत्र में दावा की जाने वाली राशि का वर्णन किया जाता है। ठीक है, अगर जो
संपत्ति है, जो धन है वो ऐसा है जिसको निश्चित करना असंभव है, तो उस समय उस राशि की लगभग मात्रा लिखी जाती है कि लगभग इतने रुपए। तो धन संपत्ति वाद में जो है निश्चित रकम का या तो मेंशन करना होता है या लगभग कीमत, जो लगभग रकम जो है वो मेंशन की जानी होती है। ठीक है, अगली बात करेंगे दोस्तों हम अचल संपत्ति के वादों में। जो अचल संपत्ति होती है वहां जो वाद डलते हैं उनमें कैसे किया जाता है। जो अचल संपत्ति होती है, अचल संपत्ति के वादों में अचल संपत्ति की पहचान के रूप में जो संख्याएं प्रदान की जाती है, उन संख्याओं और उनकी जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं का और संख्याओं का उसमें उल्लेख किया जाना चाहिए। जैसे प्लॉट नंबर 2 केस से रिलेटेड जो वाद चल रहा है वो ये है, तो अचल संपत्ति के वादों में उनके संख्यांक और सीमाओं के आधार पर तय किया जाता है। पॉइंट नंबर 3 हमारा होता है दोस्तों प्रतिनिधि के रूप में पेश किए गए वादों के बारे में, जहां पर प्रतिनिधि यानी कि किसी चीज, किसी विषय वस्तु का जो प्रतिनिधित्व करता है उस विषय के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर नंबर 1 बात की जाएगी इसमें कि विषय वस्तु में उसका वास्तविक हित विद्यमान हो। जो रिप्रेजेंटेटिव पेश किया गया है उसका विषय वस्तु में जो वास्तविक होता है वो विद्यमान होना चाहिए, या वह उसके लिए वाद प्रस्तुत करने में समर्थ होने के लिए आवश्यक कदम उठा चुका हो, यानी कि जो जरूरी चीजें हैं वो उससे रिलेटेड होती हो, यानी कि उससे रिलेट करती हो। देन प्रतिवादी के हित एवं दायित्व का दर्शाया जाना, यानी कि जो प्रतिवादी, जो वाद दायर किया गया है, क्योंकि वाद हमेशा तभी दायर किया जाएगा जिसमें प्रतिवादी का भी हित हो। क्योंकि किसी वस्तु की लड़ाई दो लोगों के बीच में होती है, ये अपना दावा करेगा और ये अपना दावा करेगा, तो इसमें प्रतिवादी का हित दिखाया जाना चाहिए। अगली बात करेंगे दोस्तों मर्यादा विधि से छूट के आधार। जो मर्यादा विधि होती है जो तय करती है कि इस समय तक आप वाद को दायर कर सकते हैं या इस समय तक जो डिक्री है उसका निष्पादन आप करा सकते हैं। तो मर्यादा विधि से जो छूट का आधार होता है अवधि के समाप्त होने के बाद संस्थित किया जाए और वहां उन आधारों का वर्णन किया जाए जिन पर मर्यादा विधि से छूट पाने का अभिप्राय होता है, यानी कि वो सारे कारण वहां पर होना चाहिए कि मर्यादा विधि से छूट पाने का जो रीजन है वो कौन कौन सा रीजन वैलिड है। अब बात करेंगे दोस्तों हम अपने पॉइंट नंबर 6 के बारे में, अनुतोष का विशिष्ट रूप से कथन किया जाना। जो अनुतोष जिस चीज में किया जा रहा है उसका विशिष्ट रूप से कथन किया जाना चाहिए, यानी कि अनुतोष जो है वाद का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है, क्योंकि इसी को प्राप्त करने के लिए न्यायालय में वाद दायर किया जाता है। और यदि वाद पत्र में अनुतोष का वर्णन ही सही रूप से नहीं किया गया तो वादी को तब तक कोई भी अनुतोष प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय की अनुमति से अनुतोष उसमें सम्मिलित नहीं कर दिया जाता। तो क्षेत्राधिकार के आधार हैं उन पर किसी वाद को लौटाए जाने की कार्यवाही अवलंबित की जानी चाहिए, यानी 5 वर्ष बाद किसी भी न्यायालय में वाद पेश करने के लिए कोई उचित कारण नहीं है, यानी कि पेश करने के लिए उसे लौटाना उचित नहीं है। अगर 5 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, डिक्री आ गई है, 5 वर्ष बाद अगर उसमें जाते हैं तो वो उचित नहीं होता। तो दोस्तों ये भी आपने पढ़ा वाद पत्र में अंकित की जाने वाली अतिरिक्त विशिष्टियां। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात बताएंगे दोस्तों, कभी कभी वाद पत्र जो है अस्वीकृत किया जाता है। तो आदेश संख्या 7 और नियम 11 के अनुसार वो कौन कौन से रीजन है जिनके कारण वाद पत्र अस्वीकार किया जाता है, चलिए स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। नंबर 1 बात यह है कि जहां वाद पत्र किसी वाद कारण को स्पष्ट रूप से प्रकट ना करता हो वहां पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा। नंबर 2, जहां वाद पत्र में दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया जाता है, यानी कि अगर किसी अनुतोष जो है वो 1 लाख रुपए का होता है और वहां पर जो उसका मूल्यांकन है वो 50,000 या उससे कम कीमत पर रखा जाता है और वादी न्यायालय द्वारा नियत की गई मियाद के भीतर मूल्यांकन ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित होने पर भी विफल हो जाता है वैसा करने में जैसा न्यायालय चाहता है, यानी कि न्यायालय ने समय दिया है कि 2 साल के अंदर में आप ये कार्य कर सकते हैं, इसका अनुतोष सही करा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर वो सही नहीं कराता है तो वो विफल हो जाता है, तो वहां पर वाद पत्र उसका अस्वीकृत कर दिया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जहां वाद पत्र में दावाकृत अनुतोष या उचित मूल्यांकन किया गया है लेकिन वाद पत्र में ऐसे कागज पर लिखा गया है
लेकिन जो वाद पत्र जो है ऐसे कागज पर लिखा गया है जो पर्याप्त रूप से मुद्रांकित नहीं है और वादी अदालत द्वारा नियत की जाने वाली मियाद के भीतर उचित रूप से मुद्रांकित कागज को प्रस्तुत करने के लिए अदालत द्वारा अपेक्षित होने पर भी वैसा करने में विफल हो जाता है। कहने का मतलब यह है, अगर वाद पत्र में जो दावाकृत अनुतोष है उचित दस्तावेज पर नहीं किया गया है, मान लिया एक निर्धारित फॉर्मेट पर वो नहीं किया गया है और जो मतलब मुद्रांकित नहीं है, जो जिस पर रजिस्ट्रेशन संख्या नहीं है और वादी अदालत द्वारा उसे समय दिया जाता है वादी को अदालत में कि इस समय तक आप जो है मुद्रित कागज को, रजिस्टर्ड कागज को न्यायालय में पेश करें। अगर वो न्यायालय में रजिस्टर्ड पेपर जो है पेश नहीं करता है, उचित पेपर पेश नहीं करता है, तो अगर वो वाद दायर करता है तो उसका वाद जो है अस्वीकृत कर दिया जाता है। नेक्स्ट बात है, जहां कि मुकदमा वाद पत्र में दिए गए बयानों से कानून द्वारा वर्जित मालूम पड़ता है। यानी कि जहां पर मुकदमा वाद पत्र में जो चीजें दी गई हैं वहां उन बयानों के द्वारा वो वर्जित होता है, यानी कि उचित नहीं माना जाता, तो वहां पर ये किया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो वाद पत्र अस्वीकृत किए जाने पर प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, वाद पत्र अस्वीकृत करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि वादी दूसरा वाद नहीं डाल सकता। वादी अगर कोई वाद पत्र जो है डाला गया है वो अस्वीकृत हो जाता है तो वह उसी वाद के कारण से संबंधित एक नया वाद पेश करने से वर्जित नहीं होगा, वो दूसरा वाद डाल पाएगा। तो ये चीजें आपने जानी। अब हम अपने इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ एक बिंदु हैं वो जानेंगे, जैसे कि हमारी पुस्तक के कुछ नोट्स हैं उसके अंदर में दिखा दिया गया है। जैसे यहाँ पर मैं एक लिखता हूं एक बिंदु वाद कारण, इसमें कहा गया है कि इन बिंदुओं को समझाइए। तो वाद कारण क्या होता है दोस्तों? वाद कारण ये होता है कि वाद के उन कारणों का पता लगाना जिनसे वाद उत्पन्न हुआ है, जो पक्षों को एक दूसरे का विरोधी बना देते हैं, वो हमारे वाद कारण होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये अलग पॉइंट है, मध्यवर्ती लाभ। ये जो है प्रश्न से अलग होता है। मध्यवर्ती लाभ क्या होता है? देखिए, मध्यवर्ती लाभ जो है, जो मध्यवर्ती लाभ है सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 क्लोज 12 के अंदर में आता है। 2 क्लोज 12 के अंदर में आता है। मध्यवर्ती लाभ क्या होता है? फर्ज करो एक व्यक्ति ए है, ए ने बी की प्रॉपर्टी जो ये है इस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है। कब्जा करने के बाद ए ने किया है कब्जा, ए ने इस प्रॉपर्टी पर एक कुआं खोद लिया है। उसके बाद बी जो है वाद दायर करता है ए के खिलाफ और उनसे कहता है बी जो है ए के खिलाफ वाद दायर करता है और न्यायालय में जो ए है वो ये कहेगा कि यहाँ पर मेरे द्वारा एक कुआं खोदा गया है, इससे मैंने जो है मेरा इस पर इतना खर्च आया है, तो मैं ये संपत्ति बी को देने के लिए तैयार हूं, लेकिन बी जो मेरा जो ये कुआं खोदने में खर्च आई हुई रकम है उसको दे। चूंकि यहाँ पर न्यायालय ए को बिल्कुल मना कर देगा वाद मतलब क्लेम देने के लिए, क्योंकि ये ए ने बिना बी की स्वीकृति के यहाँ पर कुआं खोदा है, तो बी बिल्कुल भी मतलब वहां पर उसको अनुतोष नहीं देगा, क्योंकि ए ने ऑलरेडी वहां पर कुआं खोदकर जो भी कमाई कर रखी है वो उसने अर्जित कर ली है। तो इस प्रकार के लाभों को, ये उदाहरण सहित मैंने बताया, इस प्रकार के लाभों को जो है मध्यवर्ती लाभ कहते हैं। यानी कहने का मतलब अब हम किताब की भाषा बताते हैं। ये समझ में आया कि किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर लाभ अर्जित करने के लिए उसका प्रयोग किया जाना मध्यवर्ती लाभ कहा जाता है। यानी कि एक रोंगफुल एक्ट द्वारा कार्य किया जाना ही मध्यवर्ती लाभ कहा जाता है। सही है। इसमें क्या होता है कि वास्तविक लाभ जो है वो डिक्रीधारी उस समय उठाता है जबकि उसका उस संपत्ति पर कब्जा होता है। दोषपूर्ण कब्जा रखने वाले व्यक्ति को युक्ति युक्त रूप से साधारण ज्ञान से कार्य करना चाहिए। न्यायालय ये कहेगा कि आपको ये पता होना चाहिए था कि आपने दोषपूर्ण तरीके से ये चीजें तैयार की है, इसलिए आपको इन लाभों में कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। ये हमारा मध्यवर्ती लाभ होता है। अब दोस्तों अगली बात है हमारी, अगला जो पॉइंट है वो है हमारा गार्निशी आदेश। गार्निशी आदेश को कहते हैं अनुऋण। अनुऋण मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है जो या तो किसी निर्णित ऋणी को ऋण चुकाने के लिए बाध्य होता है, यानी कि जिसको न्यायालय ने ऋणी मान लिया है उसको ऋण चुकाने के लिए बाध्य होता है ऋणी को, ठीक है, या ऐसी संपत्ति को वर्जित करने के लिए या
उसका हिसाब देने के लिए बाध्य होता है जो उस निर्णीत ऋणी के कब्जे में नहीं है। कहने का मतलब एक ऋणी है, एक व्यक्ति ने ए ने बी से ऋण ले रखा है, ए ने ले रखा है ऋण, बी से ये ले लिया ऋण और ये बन गया ऋणी। तो अब ये जो है इसको जो है ऋण चुकाने के लिए बाध्य है, या इस वक्त जो उसने लाभ कमाया है उसको लेकर के उसका हिसाब देने के लिए बाध्य होता है, जो निर्णीत ऋणी के कब्जे में नहीं है। ठीक है, तो ये होता है हमारा गार्निशी आदेश या अनुऋण। अनुऋण यानी कि जो दिया जाता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो निर्णीत ऋणी के ऋण चुकाने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, जो निर्णीत ऋणी है उसका ऋण चुकाने के लिए बाध्य होगा। तो ये है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, हमारा अगला जो पॉइंट है वो है वादकालीन आदेश। चलिए, तो दोस्तों जो हमारे वादकालीन आदेश होते हैं, वादकालीन आदेश वे होते हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा वाद के दौरान दिए जाते हैं। ये आदेश न तो वाद की विषय वस्तु को या वाद के जो मौलिक अधिकार हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और ना वो वाद को समाप्त करते हैं। ठीक है, ये वादकालीन आदेश होते हैं। अब हम बात करेंगे, अगला जो पॉइंट होगा हमारा अनुपातिक वितरण। अनुपातिक वितरण का मतलब ये है जब एक से अधिक व्यक्तियों ने किसी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए पहले ही धन की देनगी यानी कि पहले ही धन चुका रखा है और उनको वो संपत्ति नहीं मिलती है, तो जब वो डिक्री प्राप्त करते हैं तो डिक्री का जब एग्जीक्यूट कराते हैं डिक्री को, तो न्यायालय द्वारा उन लोगों में उनके धन के अनुपात के रूप में जो वितरण किया जाता है उसे ही अनुपातिक वितरण कहते हैं। यानी समझ में आया? एक बार फिर से बता देता हूं, जब दो या विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा कोई संपत्ति पहले से ही खरीदी जाती है परंतु उनके कब्जे में नहीं होती है और वो वाद के द्वारा उसके अपने फेवर में डिक्री पारित कर देते हैं और डिक्री का जो एग्जीक्यूशन करवाते हैं, उनका यानी कि निष्पादन कराते हैं, तो माननीय न्यायालय द्वारा उनका जो है अनुपातिक वितरण यानी कि उनके अनुपात में उनको उसको बांट दिया जाता है, वही हमारा अनुपातिक वितरण कहलाता है। ठीक है, यह है अगला पॉइंट, बहुविविधता। ठीक है दोस्तों, बहुविविधता हमारा क्या होता है? बहुविविधता हमारा जब किसी वाद में पक्षों और कारणों का, वाद के कारणों का कुसंयोजन होता है, यानी कि किसी वाद में पक्षों और वाद कारणों का कुसंयोजन बहुविविधता कहलाती है। इसका मतलब यह है कि जहां किसी वाद में दो या दो से अधिक प्रतिवादी हों या दो से अधिक वाद कारण स्थित हों, वहां पर प्रतिवादियों और वादियों के बीच जो कुसंयोजन होगा वो अनुचित हो जाएगा। ठीक है, और भिन्न भिन्न वाद कारण और अलग अलग वाद कारणों के और अलग अलग प्रतिवादियों के संयोजन जहां पर होता है, अलग अलग प्रतिवादियों का संयोजन होता है और अलग अलग जो प्रतिवादी होते हैं उनके वाद के कारण होते हैं, तो वहां पर उसकी जो बहुविधता के आधार पर आपत्ति पहले अवसर पर ही की जानी चाहिए। अगर आपत्ति नहीं लगाई जाती तो यहां पर माना जाएगा कि भाई जो बहुविविधता का जो आधार है वो छोड़ दिया गया है। ये धारा 99 में आता है, यह हमारा धारा 99 में सीपीसी की, सिविल प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रोसीजर कोड की। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों, हमारी जो अगला पॉइंट है वो है प्रति आपत्ति। तो जो प्रति आपत्ति होती है वो हमारी क्या होती है? देखिए, जो प्रति आपत्ति होती है, जहां कोई डिक्री पारित की गई है वहां पर आंशिक उत्तरदाता के खिलाफ है और उसके जो अंश है उसके पक्ष हैं, जो उसके पक्ष में होती है, ऐसी डिक्री से अपील की जाती है, वहां उत्तरदाता डिक्री के उस भाग पर जो उसके खिलाफ है ऐसी आपत्ति कर सकेगा। देखिए, प्रति आपत्ति का मतलब उदाहरण से समझते हैं। एक डिक्री पारित होती है जो दो लोगों के हक में होती है, ए और बी को, दो लोगों के हक में डिक्री पारित की जाती है
अब इसमें मतलब जो है, जो डिक्री है पार्शियली इस पर है और इस पर भी है, दोनों पर भी है, दो से ज्यादा भी वो लोग हो सकते हैं। अब जो अपील है, अपने अंश को, डिक्री से संबंधित अंश को प्राप्त करने के लिए जो आवेदन किया जाएगा वो यहाँ पर ज्ञापन के रूप में किया जाएगा, यानी कि वे दोनों एक दूसरे के खिलाफ अपील ज्ञापन के रूप में कर सकते हैं। यही हमारी प्रति आपत्ति होगी। प्रति आपत्ति यानी कि क्रॉस ऑब्जेक्शन। वो कहेगा कि माय लॉर्ड, इस पर मेरा अधिकार है, तो ये भी दावा करेगा कि मेरा अधिकार है, तो ये क्रॉस ऑब्जेक्शन हो जाएगा। ये होती है हमारी प्रति आपत्ति यानी कि क्रॉस ऑब्जेक्शन। ठीक है। बाकी दो पॉइंट और हैं इसमें, जैसे रिप्रेजेंटेटिव सूट है। रिप्रेजेंटेटिव सूट को ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूं, यानी कि जब मतलब पांच छह लोग हों तो एक व्यक्ति उनका प्रतिनिधित्व करता है और वाद को ले जाता है। ये वो था, है वीडियो में पिछली में। और संपत्ति जो कुर्क नहीं हो सकती, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन सी संपत्ति हैं जो कुर्क नहीं हो सकती। बड़ा लंबा डिसीजन है इसके बारे में भी, जो ऑलरेडी वीडियो में है। और अगला पॉइंट है डिक्री होल्डर। ये भी मैं करा चुका हूं, यानी कि जिसके पक्ष में डिक्री की जाती है, ठीक है, जिसको आज्ञप्ति दी गई है। अगला निर्णित ऋणी यानी कि जजमेंट डेटर, जो माननीय न्यायालय के आदेश पर ऋणी निर्णित किया जाता है। अगला है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब जो वैध प्रतिनिधि होता है, जो विधि की दृष्टि से संपत्ति में हस्तक्षेप करने का अधिकारी होता है। और विचाराधीन न्याय यानी कि रेस जुडिकेटा, रेस सबजुडाइस। विचाराधीन न्याय जो धारा 10 है, रेस सबजुडाइस, इसका मतलब यह है कि कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद का विचारण करने हेतु अग्रसर नहीं होगा जिसमें वाद के विषय वही हैं जो प्रत्यक्ष रूप से और सार्वजनिक रूप से पहले ही दायर किए गए हैं, यानी कि उन्हीं पक्षकारों के बीच में जिनके अधीन कोई उस ही हक के लिए मुकदमेबाजी करता है, तो वो दूसरे न्यायालय में या उसकी सीमा के बाहर किसी भी न्यायालय में उनकी सुनवाई नहीं होगी। ये विचाराधीन न्याय है जो सीपीसी की धारा 10 के अंदर में आ जाता है। ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो सीपीसी है ऑलमोस्ट जो मैंने कराया है कंप्लीट करा ही दिया। बाकी जो कुछ बचा हुआ है उसको एग्जाम के दौरान लाइव क्लास में कंप्लीट करा देंगे। और अपना जो है क्या कहते हैं उसको, सब्सक्रिप्शन वगैरह और लाइक वाइक करते रहो, कमेंट वमेंट कर दोगे, थोड़ी एनर्जी सी मिलती है। ठीक है। और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।